नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल हिंदी की बिंदी में। तो दोस्तों, आज हम नेट हिंदी साहित्य के अंतर्गत जितनी भी कहानियाँ हैं उनके पात्र परिचय की चर्चा करने वाले हैं और उनकी जो कथा वस्तु है उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम शुरू करते हैं अपना नेट की कहानियों के जो पात्र परिचय हैं और वर्ण विषय हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो हमारी जो सबसे पहली कहानी है वह है चंद्रदेव से मेरी बातें, जो कि राजेंद्र बाला घोष यानी कि बंग महिला के द्वारा लिखा गया है सन 1904 ईस्वी में। तो ये क्वेश्चन जो है एक बारी नेट में आ चुका है कि जो बंग महिला है उसका वास्तविक नाम क्या है। तो उनका वास्तविक नाम जो है वो राजेंद्र बाला घोष है। तो कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें, वो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है और यह जो है वो पहली राजनीतिक कहानी है जो कि पत्रात्मक शैली में लिखी गई है। तो अगर परीक्षा में ये आ जाए क्वेश्चन कि पत्रात्मक शैली में लिखी गई कहानी कौन सी है, तो वह है हमारा चंद्रदेव से मेरी बातें। अगला है तत्कालीन सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक समस्याओं का जो है इसमें चित्रण हुआ है और इसमें जो है कहानी के माध्यम से इसमें जो है लॉर्ड कर्जन पर व्यंग्य किया गया है। तो इसमें जो है हमें शिव शंभू के चिट्ठी, जो कि बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा लिखा गया है, उसका प्रभाव हमें इसमें देखने को मिलता है। अब इसके पात्र परिचय देखते हैं कि कौन कौन से पात्र हैं। तो इसमें केवल दो ही पात्र हैं, एक भगवान चंद्रदेव जो संकेत रूप में प्रयुक्त हुए हैं और दूसरी लेखिका स्वयं यानी कि बंग महिला। तो इसमें जो है वो दो ही पात्र हैं। अगला है दुलाई वाली, जो कि बंग महिला के द्वारा ही लिखा गया है सन 1907 ईस्वी में। तो यह भी जो है वो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई और यह जो है वो पहली मौलिक कहानी है। इसमें जो है एक मध्य वर्गीय साधारण सी एक घटना का वर्णन है। तो इस कहानी की शुरुआत जो है वो काशी में होती है और अंत इसका जो है वो इलाहाबाद में होता है और यह जो है कि मनोरंजन प्रधान कहानी है। यह एक मनोरंजन के उद्देश्य से लिखी गई कहानी है। काशी और उसके आसपास का जनजीवन और स्त्री पुरुष के मनोभावों का चित्रण जो है हमें इस कहानी में देखने को मिलता है। इसमें जो है हमें नवविवाहिता के साथ किया गया व्यंग्य जो है वो हमें इस कहानी में देखने को मिलता है। अब इस कहानी के जो पात्र हैं वह है वंशीधर, जो कि इसका मुख्य पात्र है और वह जो है इलाहाबाद का निवासी है। दूसरा है नवल किशोर, जो वंशीधर का ममेरा भाई होता है और एक हंसमुख आदमी भी है। दूसरी है जानकी देई, जो वंशीधर की पत्नी है। अगली है नवल किशोर की पत्नी, जो कि दुलाई वाली है। तो एग्जाम में अगर ये पूछा जाए कि दुलाई वाली कौन है, तो वह नवल किशोर की पत्नी होती है। इसके अलावा जो अन्य पात्र है वह है वंशीधर की सास, साला, साली और इक्के वाला। तो यह सब उसके अन्य पात्र हैं। अगली कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी, जो कि माधवराव सप्रे के द्वारा लिखा गया है सन 1901 ईस्वी में। तो यह जो है वो छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित हुई और इसमें जो है सामाजिक अन्याय के विरोध की कहानी है। जमींदारी व्यवस्था व शोषण का इसमें हमें चित्रण मिलता है और इसमें जो है हमें भ्रष्ट वकील का भी संकेत देखने को मिलता है। अब इसके पात्र हैं जमींदार, अनाथ विधवा बुढ़िया और उसकी 5 वर्ष की पोती। बुढ़िया की एक 5 वर्ष की पोती का भी विवरण है। ये कहानी है राही, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा सन 1947 ईस्वी में लिखी गई थी। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? गरीबी का चित्रण, राष्ट्रभक्ति का वर्णन है, स्त्री वेदना की कहानी है इसमें और यह जो है वो जेल में वर्णित कहानी है। तो अगर परीक्षा में पूछा जाए कि जेल में वर्णित कहानी कौन सी है, तो वह है राही, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई है।
अब इसके जो मुख्य पात्र हैं वह दो ही है। एक है राही, जो एक गरीब औरत होती है चोरी के जुर्म में, जिसे कैद की सज़ा हुई होती है। दूसरी है अनीता, जो कि अमीर औरत है और क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण जो है वो जेल में गई होती है। तो ये जो है वो इन्हीं दोनों के बीच वार्तालाप जो है इस कहानी में दिखाया गया है। अगली कहानी है ईदगाह, जो कि प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है सन 1933 ईस्वी में। उर्दू पत्रिका ज़माना में ये प्रकाशित हुई है। यह जो है वो बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। इसमें हमें हमीद की बुद्धिमानी का परिचय मिलता है। मानवीय संवेदना व जीवनगत मूल्यों का इसमें हमें परिचय मिलता है। इसमें हमें आर्थिक विषमता के साथ यथार्थ का चित्रण भी देखने को मिलता है। अब इसके मुख्य पात्र हैं हमीद, अमीना जो कि हमीद की दादी है, मोहम्मद, मोहसिन, नूरे और शम्मी। तो ये सब जो है उसके पात्र हैं। हमारी अगली कहानी है प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया ही दुनिया का अनमोल रतन सन 1907 ईस्वी में। तो यह जो है वो पहली कहानी है। इसमें जो है वो देश प्रेम का चित्रण हुआ है। प्रेम का आदर्श रूप इसमें प्रदर्शित होता है। यह जो है वो 3 रतन की कहानी है, जैसा कि नाम से ही है दुनिया का अनमोल रतन। तो रतन की इसमें कहानी है और इसमें 3 रतन के माध्यम से बताया गया है कि दुनिया का जो है वो सबसे अनमोल रतन क्या है। इसमें प्रेम के माध्यम से देश प्रेम को महत्व दिया गया है। तो जो प्रेमचंद जी है वो देश प्रेमी थे, तो उनकी कहानियों में जो है हमें वही मनोभाव देखने को मिलता है, जहाँ वो एक प्रेमी प्रेमिका के माध्यम से जो है वो देश प्रेम की बात इसमें दिखा रहे हैं, उसको सर्वोपरि माना है। अब इसके जो मुख्य पात्र हैं वह है दिलफिगार, जो कि मुख्य पात्र होता है और दिलफरेब का प्रेमी होता है। दिलफरेब नायिका है और एक खूबसूरत महिला है। काला चोर एक कैदी है जिसे फांसी की सज़ा मिली होती है। एक बुजुर्ग है जो दिलफिगार का जो है वो हौसला बढ़ाते रहते हैं। अगली कहानी है कांगो। हमारी अगली कहानी है कानों में कंगना, जो कि राजा राधिका रमन सिंह के द्वारा सन 1913 ईस्वी में लिखी गई थी। तो यह जो है वो इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई है और ये जो है वो मैं शैली में लिखी गई कहानी है। इसमें जो है हमें स्त्री की सामाजिक स्थिति का वर्णन हमें मिलता है। इसमें हमें प्रेम और वासना में अंतर देखने को मिलता है। यह जो है वो एक पत्नी और वेश्या के माध्यम से इसमें समझाया गया है। तो जो पत्नी होती है, वो जो पति होता है वो एक किन्नरी के प्रेम में पड़ जाता है और यही कहानी इसमें हमें वर्णित मिलती है। तो इस कहानी के मुख्य पात्र है किरण, जो नायिका है और योगेश्वर की पुत्री है। नरेंद्र लेखक होता है और किरण का पति होता है। योगेश्वर नरेंद्र के जो है वो गुरु होते हैं और किरण के पिता हैं। किन्नरी नाचने वाली। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है सन 1914 ईस्वी में। तो यह कहानी जो है वो फ्लैशबैक शैली में लिखी गई है। तो अगर परीक्षा में अगर पूछा जाए कि फ्लैशबैक शैली में लिखी गई कौन सी कहानी है, तो वह है उसने कहा था। तो यह जो है वो प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई एक मार्मिक कहानी है। देश प्रेम, त्याग, बलिदान, कर्तव्य निष्ठा पर आधारित ये कहानी है। यह कहानी जो है वो 5 अंकों में विभाजित है। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं लहना सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, सूबेदारनी होरा, बोधा सिंह, वजीरा सिंह। तो ये जो है इसके मुख्य पात्र हैं। अगली कहानी है आकाशदीप, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है सन 1929 ईस्वी में। तो यह जो है इतिहास और कल्पना के बीच तारतम्यता का इसमें चित्रण है। इसमें प्रेम का अंतर्द्वंद मार्मिक ढंग से दिखाया गया है। इसमें अपने प्रेम को छोड़कर अपने कर्तव्यों को वहन करना श्रेष्ठ दिखाया गया है। तो इसमें जब लास्ट में इस कहानी में जब नायिका को नायक जब बोलता है अपने साथ जाने के लिए, तो वह अपना कर्तव्य सबसे ऊपर रखती है और वो
सेवा में लग जाती है और वो नहीं जाती, वो द्वीप पे ही रुक जाती है। तो इसका विवरण हमें देखने को मिलता है। अब इस कहानी के मुख्य पात्र है बुद्धगुप्त, जो कि नायक है, बहादुर है और वीर है। नायिका है इसकी चंपा और जलदस्यु की जो है वो कैदी होती है, और बुद्धगुप्त की वो प्रेमिका है। मणिभद्र जो इसका खलनायक है, जया जंगल की निवासी है। अब हमारी अगली कहानी है अपना अपना भाग्य, जो कि जैनेन्द्र के द्वारा 1955 ईस्वी में लिखी गई है। तो इस कहानी का जो वर्ण विषय है वह है गरीब लड़के का इसमें चित्रण हुआ है। अमीर वर्ग व गरीब वर्ग की सहायता नहीं करते हैं। तो जो हमारा अमीर वर्ग होता है वो गरीब लोगों की सहायता नहीं करता है, इसका चित्रण हमें इसमें मिलता है। इसमें सामाजिक विषमता का चित्रण है। अमीरों के द्वारा गरीबों से उपेक्षित व निर्दयी व्यवहार जो है वो इस कहानी में हमें देखने को मिलता है। गरीबों को जो है उनके भाग्य के सहारे छोड़ना, ये गरीबों को उनके भाग्य के सहारे छोड़ देते हैं कि इनके भाग्य में यही लिखा है। तो ये सब जो है वो इस कहानी में हमें देखने को मिलता है। इस कहानी के जो मुख्य पात्र है वह है लेखक, जो कि एक बुद्धिजीवी व्यक्ति है और दयावान है। लेखक का मित्र लेखक के समान ही बुद्धिजीवी और दयावान होता है। एक बालक है जो 10 वर्ष का है, बेघर है और भूखा है। अगली कहानी है तीसरी कसम, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा सन 1956 ईस्वी में लिखी गई है। अब इसका वर्ण विषय क्या है? हीरामन के जो इसका नायक है हीरामन, वो 3 कस्में खाता है, तो उसके द्वारा 3 कस्में खाना। हीराबाई के जीवन का दर्द भरा चित्रण। हीराबाई नौटंकी मंडली में जो है वो काम करती है। इसमें जो हमें अस्वीकृत प्रेम कथा का वर्णन देखने को मिलता है। नौटंकी कंपनी में काम करने वालों के प्रति लोगों की जो सोच होती है उसका विवरण हमें मिलता है कि कुछ लोग तो है हीराबाई को, जब वो नौटंकी में काम करती है नौटंकी कंपनी में, तो कुछ लोग तो उसे देवी सीता का वो जब रोल करती है तो वो लोग उसको सीता ही मान लेते हैं, लेकिन कुछ लोग उसे वैश्या की नज़र से भी देखते हैं। तो उसका दर्द भरा चित्रण इस कहानी में देखने को मिलता है। और गांव वालों जो लोग हैं, गांव के लोग, उनकी मनोदशा का चित्रण भी हमें इसमें देखने को मिलता है। अब इस कहानी के जो मुख्य पात्र है वह है हीरामन, ग्रामीण गाड़ी वाला, हीराबाई, नौटंकी कंपनी में काम करने वाली नटी, धुन्नीराम, लाल मोहर, पलटदास, लसन्नवा। तो ये सब जो है वो इसके पात्र हैं। अगली कहानी है लाल पान की बेगम, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा ही लिखी गई है सन 1956 ईस्वी में। इसमें हमें नारी सशक्तिकरण देखने को मिलता है। नारी सम्मान व स्वाभिमान की बात इसमें हुई है। स्त्री भी अपने शर्तों पर अपनी मर्जी से जो जीना चाहती है उसका वर्णन मिलता है। नारी के स्वाभिमान व आत्मसम्मान की चाह, पति पत्नी की जो खट्टी मिट्टी नोक झोंक होती है उसका वर्णन भी हमें इसमें देखने को मिलता है। गांव वालों के मेले व नाच के प्रति जो महत्व है वो भी हमें देखने को मिलता है कि जो गांव में नाच और मेला वगैरह लगते तो उनकी खुशी, ये सब भी हमें इसमें देखने को मिलती है। अब इसके मुख्य पात्र हैं बिरजू की माँ, जो कि नायिका है और एक सशक्त महिला है। तो लेखक ने जो है उन्हें ही लाल पान की बेगम कहा है। कहानी अगला पात्र है बिरजू के पिता, एक डरपोक आदमी। बिरजू, चंपिया, ये दोनों जो है वो बच्चे हैं इनके, बिरजू और चंपिया, और दोनों भाई बहन हैं। मखनी बुआ, इनका कोई भी नहीं होता। जंगी की बहू, एक नवविवाहित स्त्री है। सुंदरी गांव की एक औरत है। का घटवार शेखर जोशी के द्वारा सन 1958 ईस्वी में लिखा गया है। तो यह जो है एक अधूरी प्रेम कथा है। इसमें जो है जीवन की विपरीत परिस्थितियों का हमें चित्रण मिलता है। यह जो है एक आंचलिक प्रेम कहानी है। इसमें हमें एक स्त्री की विवशता का चित्रण मिलता है और गांव वाले जो जीवन शैली है उसका विवरण भी हमें देखने को मिलता है। इसके अब मुख्य पात्र हैं
हवलदार धर्म सिंह, लक्ष्मा, गोसाई। तो इसके जो अगर हम मुख्य पात्र देखें, ये कहानी जो है वो लक्ष्मा और गोसाई की है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि लक्ष्मा और गोसाई कौन सी कहानी में है, तो कोसी का घटवार। तो इन्हीं दोनों की प्रेम कहानी जो हमें इस कहानी में मिलती है। अगला पात्र है बूढ़े नरसिंह प्रधान, सोबनिया का लड़का, सिपाही किशन सिंह और राम सिंह। तो ये सब इसके मुख्य पात्र हैं। अगली कहानी है अमृतसर आ गया है, भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया। तो यह जो है वो भारत के विभाजन पर आधारित है। शरणार्थियों द्वारा पाकिस्तान से अमृतसर की यात्रा के दौरान जो विनाश का चित्रण है, तो उसका वर्णन जो है हमें इस कहानी में देखने को मिलता है। इसमें सांप्रदायिकता का चित्रण हमें देखने को मिलता है। अब इसके मुख्य पात्र जो है वो है लेखक बाबू जो कि हिंदू है, 3 पठान जो मुसलमान है, एक पंजाबी और एक बुढ़िया। तो इन सब का यहाँ पे विवरण मिलता है। परीक्षा में ये क्वेश्चन आ जाए कि विभाजन पर आधारित कौन सी कहानी है, तो वो उसमें भीष्म साहनी का अमृतसर आ गया कहानी है। अगली है चीफ की दावत, जो कि भीष्म साहनी के द्वारा ही लिखा गया है। ये जो है वो पदोन्नति के लिए चीफ की खुशामदी का वर्णन जो हमें इसमें देखने को मिलता है। माँ के दुख व बलिदान का चित्रण हमें इसमें देखने को मिलता है। मध्य वर्गीय समाज के खोखलेपन, दिखावटीपन व स्वार्थपरकता का चित्रण जो हमें इस कहानी में देखने को मिलता है कि चीफ को जब आना होता है, तब तो बूढ़ी माँ उनके लिए एक बेकार पदार्थ होती है, एक बेकार वस्तु होती है, जिसे कहीं भी छुपा के रख देना चाहिए ताकि उसे चीफ नहीं देख सके। और चीफ को फुलकारी पसंद आ जाती है, तो फिर वो माँ जो है वही अमूल्य हो जाती है कि वो उनको बना के दे, अपनी स्वार्थ के लिए वो उनकी बात पूरी कर दे। तो इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वह है श्यामनाथ, जो कि एक मध्यवर्गीय व्यक्ति है। श्यामनाथ की पत्नी जो कि श्यामनाथ का प्रत्येक काम में उसका साथ देती है, उसकी स्वार्थपरकता में उसका साथ देती है। श्यामनाथ की माँ जो कि पुराने ख्याल की है और एक अनपढ़ वृद्ध महिला है। चीफ श्यामनाथ का अमेरिकी बॉस होता है, शिष्टाचारी और आदर्शवादी है। अगली कहानी है सिक्का बदल गया, कृष्णा सोबती जी के द्वारा लिखा गया सन 1948 ईस्वी में। तो यह कहानी भी जो है वो देश विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है। तो विभाजन के समय उपजे तनाव का चित्रण जो है हमें इसमें देखने को मिलता है। सांप्रदायिकता का चित्रण, विधवा नारी की असहाय व विवशता का चित्रण हमें इसमें देखने को मिलता है। और विस्थापन से उपजी अलगाव की जो यंत्रणा होती है उसका चित्रण भी हमें देखने को मिलता है। तो इस कहानी के मुख्य पात्र हैं शाहनी जो कि विधवा होती है और हवेली की मालकिन होती है। शाहजी पति होता है, शेरा पालित बेटा होता है, शाहनी ने जिसे पाला होता है शेरा को। हसैना शेरा की पत्नी है। थानेदार दाऊद, रसूल, मुल्ला इस्माइल और बेगो पटवारी। तो ये सब इसके पात्र हैं। ग्रीन यानी रोज अगे के द्वारा सन 1990 ईस्वी में लिखी गई है। पहले इस कहानी का नाम जो है वो गैंग्रीन था, बाद में इसका नाम बदलकर रोज रख दिया गया। तो ये जो है वो मालती के यांत्रिक वैवाहिक जीवन का चित्रण हमें देखने को मिलता है। नारी जीवन और उसके सीमित घरेलू परिवेश में बीतते उबाऊ जीवन का चित्रण हमें देखने को मिलता है। विवाहिता स्त्री के मन की उदासी और अकेलेपन का चित्रण जो हमें इसमें देखने को मिलता होता है। तो मालती जो कि एक बहुत ही बातूनी लड़की होती है शादी से पहले, लेकिन जब शादी करके आती है और उसका जीवन बहुत ही नीरस हो जाता है, एक यांत्रिक तरीका हो जाता है उसका जीवन, मशीनीकरण कि रोज ही एक जैसा काम, उसके लिए कुछ भी अलग, कुछ भी नया नहीं। तो उसी का विवरण जो है हमें इस कहानी में देखने को मिलता है। अभी जो मुख्य पात्र हैं वह है मालती, जो कि मुख्य पात्र है, एक विवाहित स्त्री है और एक बच्चे की माँ होती है। महेश्वर जो कि मालती का पति है और
पहाड़ी इलाके में जो है वो वहाँ पे डॉक्टर होता है। टिटी मालती और महेश्वर का बच्चा होता है। कथाकार एक अतिथि होता है, मालती के बचपन का मित्र होता है और उसका भाई होता है। अगली जो कहानी है वह है इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, हरिशंकर परसाई के द्वारा सन 1942 ईस्वी में लिखी गई है। तो यह जो है एक व्यंग प्रधान रचना है। पुलिस के अत्याचार का जो है इसमें हमें विवरण देखने को मिलता है। इसमें जो है वो फैंटेसी शैली का प्रयोग हुआ है। हास्यप्रद स्थिति व कार्य प्रणाली का जो है इसमें हमें चित्रण देखने को मिलता है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि व्यंग रचना कौन सी है, तो इसमें इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर जो है वो एक व्यंग प्रधान रचना है। अब इसके मुख्य पात्र है माता दीन। जैसे नाम से ही हमें पता चल जाता है कि जो माता दीन है वो इसका मुख्य पात्र है। वो एक पुलिस इंस्पेक्टर है और कहानी का जो है केंद्र बिंदु वो उसी पर आधारित है। पुलिस मंत्री माता दीन को पुलिस का नाम हो, उसका नाम, पुलिस का नाम ऊंचा हो, ऐसा कोई काम करने की जो उसे सलाह देता है। अगला है यान चालक, जो कि माता दीन को चांद पे ले जाने आया है। कोतवाल और इंस्पेक्टर चांद के पुलिस के सिपाही। अगली कहानी है पिता, जो कि ज्ञान रंजन के द्वारा सन 1965 ईस्वी में लिखी गई है। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी की सोच में जो बदलाव आया है और उनके बीच जो द्वंद्व है, इसका चित्रण हमें इसमें देखने को मिलता है। पुरानी पीढ़ी का अतीत से लगाव व नई पीढ़ी का अतीत से मुक्ति, इसका चित्रण जो है हमें पिता कहानी में देखने को मिलता है। वैचारिक द्वंद्व के बावजूद प्रेम और जिम्मेदारी का वहन भी हमें इस कहानी में देखने को मिलता है। इसमें हमें जो है पुरानी और नई पीढ़ी की सोच में अंतर तो देखने को मिलता है, लेकिन इसमें किसी प्रकार का टकराहट नहीं मिलता कि पिता और पुत्र के बीच हमें कोई टकराहट देखने को मिले। उनमें प्रेम मौजूद होता है, ये दिखाया गया है। कि जो नई पीढ़ी है वो पुरानी पीढ़ी की जो चीज़ें हैं उनको पसंद नहीं करती, और जो पुरानी पीढ़ी के जो लोग हैं वो नई पीढ़ी के चीज़ों को स्वीकार नहीं कर पाते और वो उन्हीं में जीना पसंद करते हैं। तो यही सब जो है हमें इस कहानी में देखने को मिलती है। अब इस कहानी का मुख्य पात्र है पिता। पुरानी पीढ़ी का प्रतिनिधि है, स्वाभिमानी है और आत्मनिर्भर है। बेटा सुधीर नाम है, वह महत्वपूर्ण पात्र है, आधुनिक पीढ़ी का प्रतिनिधि है। पत्नी देवा, छोटा भाई कप्तान भाई, माँ और दादा भाई, तो ये सब इसके मुख्य पात्र हैं। अगली कहानी है राजा निर्बंसिया, कमलेश्वर के द्वारा सन 1957 ईस्वी में लिखी गई थी। तो इसमें हमें लोक कथा के माध्यम से वर्तमान परिस्थिति का जो है हमें चित्रण देखने को मिलता है। संतानहीन दंपति की सामाजिक व मानसिक पीड़ा का चित्रण हमें इसमें देखने को मिलता है। आर्थिक अभाव में टूटते दाम्पत्य की मनोदशा का चित्रण भी हमें इस कहानी में देखने को मिलता है। अब इसके जो मुख्य पात्र है वह है जगपति, जो कि चंदा का पति है। चंदा जगपति की पत्नी, दयाराम जगपति का रिश्तेदार होता है, उसका भाई होता है। बच्चन सिंह कस्बे के अस्पताल का कंपाउंडर है। शकूरे, हंसराज, सुदर्शन, दर्जी, सुनार बंसी, किराने वाले, मुंशी जी, मधुसूदन, राजा निर्बंसिया, उसकी रानी और भटियारिन। तो भटियारिन जो होती है वो स्वयं रानी ही होती है, जो भटियारिन बनकर राजा से मिलने आती है। अगली कहानी है परिंदे, जो निर्मल वर्मा के द्वारा सन 1958 ईस्वी में लिखी गई थी। इसमें जो है हमें नारी मनः स्थिति का चित्रण देखने को मिलता है। आधुनिक मनुष्य की व्यथा, अकेलेपन, उसकी मानसिक यातनाओं का चित्रण इस कहानी में हमें देखने को मिलता है। प्रेम के त्रिकोण रूप का चित्रण भी हमें इस कहानी में देखने को मिलता है।
इसके जो मुख्य पात्र हैं वह है लतिका, कहानी का केंद्रीय पात्र है, और एक वार्डन होती है। मेजर गिरीश नेगी लतिका का पूर्व प्रेमी होता है और बाद में जो है वो मर जाता है और वह जो है कैप्टन होता है। सुधा और जूली छात्रावास की छात्रा है। करमुद्दीन हॉस्टल का जो है नौकर होता है और बहुत ही आलसी इंसान होता है। मिस्टर ह्यूबर्ट संगीत शिक्षक हैं, लतिका के प्रति आकृष्ट होते हैं, उससे प्रेम करते हैं। डॉक्टर मुखर्जी लतिका का मार्गदर्शन करने वाले होते हैं, हाइजीन फिजियोलॉजी पढ़ाते हैं। मिस वुड स्कूल की प्रिंसिपल है, फादर एलमंड पादरी हैं। तो यह जो थे वो हमारी कहानियों के पात्र थे और उनकी जो कहानी के जो वर्ण विषय है, उनकी विषय वस्तु है, उसका विवरण था। तो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मैं देती रहूं। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।